Hello students, today we will discuss limitation of MBO। आज हम प्रबंध द्वारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सीमाएं डिस्कस करेंगे। देखिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के कुछ लाभ भी हैं, जैसे कुशल निष्पादन, टीम भावना, लाभदेय क्रियाएं, प्रबंधकीय क्षमता को मान्यता, अभिप्रेरणा, उच्च मनोबल, वैज्ञानिक पहलपन में वृद्धि, व्यक्तिगत पहलपन में वृद्धि, अधिकारों का भारार्पण, श्रेष्ठ संचार व्यवस्था, नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक नवीन आधुनिक पद्धति होने के साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई। इस पद्धति का मूल आधार उद्देश्यों का निर्धारण है। उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य व्यवहार में अत्यंत जटिल है, क्योंकि उपक्रम के सामान्य उद्देश्य, उपक्रम की नीतियाँ, उद्योग की स्थिति, सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियाँ, उपक्रम की योजना के आधार पर आदि अनेक तत्व उद्देश्य के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इसलिए उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। दूसरी लिमिटेशन है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में असमर्थ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में असफल है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों से अधिक कार्य कराने के लिए पहले से ही अधिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कर्मचारियों पर हमेशा दबाव बना रहता है। हैरी लेविंसन के अकॉर्डिंग उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक एक महान प्रबंधकीय इंद्रजाल है, क्योंकि ये व्यक्तियों को मोटिवेट करने में असफल रहती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है अधिक समय लेने वाली टेक्निक। इस पद्धति में विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, जिससे समय बहुत ज़्यादा खराब होता है। सभाएं करनी होती हैं, मूल्यांकन कार्य में भी काफ़ी समय लगता है। इससे उत्पादन में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती। रैनसिस लिंकर्ट के शब्दों में उद्देश्य द्वारा प्रबंध की विचारधारा प्रेशर ओरिएंटेड पर अधिक समय लेने वाली एक विधि है। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्रभाव के वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता। तोसी एंड कैरोल के अकॉर्डिंग उद्देश्य द्वारा प्रबंध में प्रभाव के वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यदि प्रबंधकीय व्यक्तित्व तथा संगठन का ढांचा इस प्रभाव के वितरण करने में असमर्थ रहता है, तो उद्देश्यों के प्रति असंतोष में वृद्धि होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्रशिक्षण की आवश्यकता। ये प्रणाली तभी सफल है जब कर्मचारियों को इस टेक्निक का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो, कर्मचारी पूरी तरह ट्रेंड हों
ये योजना कर्मचारियों के सहयोग पर आधारित है, जबकि देखने में ये आता है कि कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा उनमें टकराव अधिक होता है। ऑड इवन के शब्दों में उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सफलता तभी हो सकती है जब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ लक्ष्य निर्धारित करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट लिमिटेशन है इसकी लोच का अभाव। वर्तमान प्रगतिशील युग में उत्पादन तकनीक, ग्राहकों की रुचियों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उद्देश्यों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, जिसके कारण उपक्रम पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है समन्वय की समस्या। इस विधि के अंतर्गत उपक्रम के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना एक जटिल समस्या है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाओं के कारण और बदलती हुई टेक्निक, बदलती हुई रुचियों के कारण उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा उतनी सार्थक नहीं है। यही कारण है कि आज प्रबंध शास्त्री उद्देश्यों के प्रबंध के स्थान पर मैनेजमेंट बाय एक्शन मीन्स क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाने पर बल दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं सजेशन टू मेक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्ट। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सजेशन दिए जा सकते हैं। उद्देश्य अत्यंत सरल एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। उद्देश्य वास्तविक होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिन्हें व्यवहार में प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य निर्धारित करने का समय, उसके प्राप्त करने का समय भी फिक्स कर देना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए। प्रबंधकों तथा अधीनस्थों को मिलकर एवं सोच विचार करके उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। हर लेवल पर टीम भावना होनी चाहिए, तभी हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्यों का निर्धारण विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव वे में होना चाहिए ताकि संगठन का हर व्यक्ति उसके उद्देश्य से परिचित हो। कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, तभी हम कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभी प्रेरित कर सकते हैं और ऐसा करना आसान होगा। उद्देश्य तथा इसके मापदंड
परिभाषात्मक रूप में व्यक्त किए जाने चाहिए। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन समय पर किया जाना चाहिए तथा कार्य निष्पादन का उचित तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। समीक्षा के बाद अगर उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसमें आवश्यक संशोधन कर लेना चाहिए। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है या की जा रही है, इसके लिए समय समय पर प्रबंधकों तथा अधीनस्थों की सभाएं आयोजित की जानी चाहिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक है तो उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। कोई भी कार्य योजना प्रारंभ की जाए तो उस उपक्रम में होने वाले कार्यों की उचित जांच करनी चाहिए, जिससे प्रतिकूल विचरणों की दशा में उचित समय पर आवश्यक संशोधन किए जाएं। इसलिए प्रबंधकों और अधीनस्थों को मिलकर सोच विचार कर उसके उद्देश्य को निर्धारित करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।